साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग को हिंदी में विमांकन भी कहा जाता है। डायमेंशनिंग जो शब्द है वो डायमेंशन से मिलके बना हुआ है और डायमेंशन का मतलब है किसी पार्ट की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस बताना, और यह है किसी पार्ट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ड्राइंग में कोई पार्ट बनाते हो तो जब तक आप उसकी डायमेंशन नहीं बताओगे तो कोई भी ऑपरेटर उस पार्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो पार्ट की प्रोडक्शन के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ सकते हैं सभी कवर करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है ताकि आपको पता लग जाए डायमेंशनिंग का चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनिंग और हिंदी में उसको बोलते हैं विमांकन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। 4 तरह की डायमेंशन आपको दी गई हैं ऑप्शन में। फर्स्ट है साइज डायमेंशन, दूसरी है लोकेशन डायमेंशन, तीसरी है फंक्शनल यानी कार्यात्मक डायमेंशन, और एक है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। आपको बताना है ये जो डायमेंशन है ये किसी पार्ट की लंबाई को, चौड़ाई को और मोटाई को बताती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, साइज डायमेंशन। नाम से ही पता लग रहा है साइज, यानी अगर कोई डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को बताती है तो इसका मतलब वो उस पार्ट के साइज को बताती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, साइज डायमेंशन। 2 तरह की होती हैं, साइज डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन। जो साइज बताती है उसको साइज डायमेंशन कहते हैं, और जो उस पार्ट की लोकेशन को यानी वो स्थिति कहाँ उसकी, उसको लोकेशन डायमेंशन कहते हैं। फंक्शन डायमेंशन जो उस पार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है उसको फंक्शन डायमेंशन कहते हैं। नॉन फंक्शनल जो एक्स्ट्रा डायमेंशन हम दर्शाते हैं जिनका फंक्शनिंग में कोई ज्यादा अहम रोल नहीं होता उसको नॉन फंक्शनल डायमेंशन कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डायमेंशन किसी पार्ट की स्थिति को दर्शाती हैं यानी कि लोकेशन को दर्शाती हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो डायमेंशन किसी पार्ट की लोकेशन को दिखाती है उसको लोकेशन डायमेंशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगर किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई बताती है तो वो साइज डायमेंशन, अगर उसकी पोजीशन बताती है तो लोकेशन बताती है उसको लोकेशन डायमेंशन। इन दोनों में अंतर भी समझा देते हैं। मान लिया हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में इसके बीच में खोल है। अगर इस होल की स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो जो ये डायमेंशन मैंने लिखी अभी, ये मान लिया है 30, इस एंड से कितना है 30। तो ये इस पार्ट के साइज को ना बताकर, इस होल के साइज को ना बताकर ये इसकी लोकेशन बताती है कि ये इस पार्ट से 30 mm दूर सेंटर में स्थित है। अगर मैं इसकी डायमेंशन ये बताता हूं और इसको लिखता हूं 520, तो इसका मतलब है ये इसके आकार को बताता है, यानी जो ये सर्कल है इसका डायमीटर 20 mm का है। तो जो ये डायमेंशन है इसको कहेंगे हम साइज डायमेंशन, और ये जो है इसको हम कहेंगे लोकेशन डायमेंशन। तो मुझे लगता है आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, साइज डायमेंशन और लोकेशन डायमेंशन में अंतर क्या है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए चित्र में विमांकन यानी कि डायमेंशनिंग लिखने की विधि दिखाई गई है, यह विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन हमारे पास है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, अलाइंड सिस्टम, एनी ऑफ ए और बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबो। तो डायमेंशनिंग लिखने की 2 विधियां होती हैं, एक का नाम है यूनिडायरेक्शनल और एक का नाम है अलाइंड सिस्टम। इन दोनों का डिफरेंस पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, डायमेंशन लिखने के लिए हमें पहले 2 एक्सटेंशन लाइन चाहिए होती हैं। तो ये 2 एक्सटेंशन लाइन है, जिस भी पार्ट का हमें डायमेंशन बतानी होती है वहां से हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। बीच में जो ये लाइन खींची गई है ये डायमेंशन लाइन है, इसके दोनों साइड ये एरो हेड होता है, इसको एरो हेड हम बोलते हैं। और इसके ऊपर डायमेंशन लिखने का तरीके के अनुसार इसको यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड सिस्टम बोलते हैं। तो सभी डायमेंशन दिखाई गई है, यानी इसकी लंबाई 50 है, इस पार्ट की जो चौड़ाई है वो 10 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 15 है।
तो आप देख सकते हैं इन डायमेंशन में जो भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है यानी 50, 25 वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी गई हैं, बीच में 50, 25 ये दोनों डायमेंशन लाइन के बीचों बीच और उसके ऊपर लिखी गई है। लेकिन जो वर्टिकल डायमेंशन है जैसे कि 10 है, 20 है, ये राइट साइड से लिखी गई है और डायमेंशन लाइन के ऊपर बीच में लिखी गई है। तो इस तरह की डायमेंशन को पढ़ने के लिए आपको एक बार ड्राइंग को सामने से देखना पड़ेगा, यानी जितनी भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उन सबको सामने से पढ़ोगे, और जितनी वर्टिकल है जैसे 20, 10 है इनको आप राइट साइड से पढ़ोगे, दाएं तरफ से पढ़ोगे। तो इसमें दोनों तरह का सिस्टम यूज हुआ, वर्टिकल के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए अलग। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम। क्या बोलते हैं? अलाइंड सिस्टम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में विमांकन लिखने की विधि दिखाई गई है, यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन सेम है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, अलाइंड सिस्टम, एनी ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब इस सिस्टम में आप देखिए, पिछली जो डायमेंशनिंग लिखने का तरीका था उसमें आप देख रहे थे हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखी गई थी बीच में डायमेंशन लाइन के ऊपर, इसमें भी सेम तरीके से लिखी गई है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? जो वर्टिकल डायमेंशन है जैसे 20, 10 ये जो लिखी गई हैं ये डायमेंशन लाइन को बीच में से काट कर उसके बीच में सामने से लिखी गई हैं, ना कि राइट साइड से। तो इस तरह की ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमें ड्राइंग को घुमाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन से यानी कि सामने से ड्राइंग को पढ़ सकते हो, यानी एक डायरेक्शन से। इसलिए इसका नाम है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। यूनि मतलब सिंगल, वन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के सिस्टम को यूनि डायरेक्शनल सिस्टम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमेंशन लाइन एक बारीक लाइन होती है जो हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के खालिस्तान खींची जाती है। आपको ऑप्शन में बताना है जो डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन के वर्टिकल खींची जाती है, इंक्लाइंड खींची जाती है, पैरेलल खींची जाती है, या कैसे भी खींच सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमें इसकी डायमेंशन बतानी है, तो हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, बीच में डायमेंशन लाइन खींचेंगे, दोनों साइड एरो ऐड बनेंगे। तो ये जो डायमेंशन है इसके ऊपर लिख देंगे जो भी इसकी डायमेंशन होगी। तो आपको बताना है जो ये डायमेंशन लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल है, इंक्लाइंड है या वर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल खींची जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, समानांतर यानी कि पैरेलल। तो डायमेंशन लाइन हमेशा एक बारीक लाइन होती है और ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लैडर लाइन या कोई भी। विवरण देने के लिए हम हमेशा लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लैडर लाइन का प्रयोग हम तब करते हैं जब डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और डायग्राम में लिखने की जगह नहीं होती, तो आप एक लैडर लाइन ऐसे बनाकर उसका विवरण बाहर दे देते हैं। मान लिया आपको यहाँ पे कोई एक होल है 3, 4 और आप यहाँ नहीं लिख सकते, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं 5, 10, यानी होल हैं जिनका डायमीटर 10 mm है, तो इसको बाहर लिख सकते हैं। तो विवरण देने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं लैडर लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विमांकन की कौन सी विधि में डायमेंशन को एक के बाद एक सीध में लिखा जाता है और बाद में ओवरऑल डायमेंशन भी लिखते हैं? देखिए अभी हमने 2 सिस्टम पढ़े थे, यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल में हम एक साइड से डायमेंशन लिखते हैं और अलाइंड सिस्टम में हम दाईं साइड से और सामने से लिखते हैं। वो थे सिस्टम। और ये 4-5 तरह के हैं अरेंजमेंट, यानी उन एक सिस्टम में हम अलग अलग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो 4-5 तरह के अरेंजमेंट हैं, इनको भी समझते हैं। तो हमें उस अरेंजमेंट के बारे में बताना, उस विधि के बारे में बताना जिसमें हम एक के बाद एक सीध में लिखते हैं और बाद में ओवरऑल डायमेंशन भी लिखते हैं। ऑप्शन आपके पास है पैरेलल डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन डायमेंशनिंग। आंसर हमारा है बी। चेन डायमेंशनिंग में हम डायमेंशन को एक के बाद एक सीध में लिखते हैं और बाद में सबका ओवरऑल जोड़ भी लिखते हैं। इन चारों अरेंजमेंट को समझने के लिए हम डायग्राम पर चलते हैं, वहां से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए
ये जो पहला डायग्राम है ये चेन डायमेंशनिंग का है। चेन डायमेंशनिंग, चेन की तरह जुड़ी हुई सारी डायमेंशन। देखो पहले हमने 16 लिखा, उसके बाद 9, यानी इस इतने पार्ट की जो लंबाई है वो 9 है, इतने पार्ट की 18 है, इसकी 14 है। तो आप एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से। ऐसे ही वर्टिकल डायमेंशन, ये 10 लिखी गई है, ये 15 लिखी गई है, 20 लिखी गई है, तो एक दूसरे से चेन से जुड़े हो। और लास्ट में हम ओवरऑल डायमेंशन भी लिखते हैं। ओवरऑल डायमेंशन यानी इसका पूरा साइज कितना है, 75 mm है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग। दूसरा है पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग में हम सारी डायमेंशन एक दूसरे के पैरेलल लिखते हैं। आप देखिए हॉरिजॉन्टल में आपने पहले लिखी 25, एक रेफरेंस पॉइंट से डेटम लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डेटम लाइन से आपने लिखी 25। अगले जो पार्ट की लंबाई है वो डेटम लाइन से 35 है, अगले जो पार्ट की लंबाई है वो डेटम लाइन से 45 है। तो हमेशा आप डेटम लाइन से लिखते हैं और सभी डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। वर्टिकल में भी आप देख सकते हो 45, 34, 28, 20, तो ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। थर्ड है कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में हम, नाम से पता लग रहा है कंबाइंड, हमने दो सिस्टम को कंबाइंड कर दिया है, यानी चेन और पैरेलल डायमेंशनिंग को। आप देख रहे हैं जैसे 15 और 23 पैरेलल भी लिखे हुए हैं, 23 और 5 एक दूसरे के चेन में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से चेन में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 25, 35 एक दूसरे के पैरेलल हैं, 40 और 15 एक दूसरे से चेन वाले अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम कंबाइंड भी कहते हैं, जिसमें हम दोनों का प्रयोग करते हैं। लास्ट हमारे पास प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है लगातार बढ़ते रहना। तो इसमें हम डायमेंशन हमारी आगे बढ़ती रहती हैं और एक रेफरेंस पॉइंट से हम इसको दर्शाते हैं। इसमें एरो भी हम एक साइड ही बनाते हैं। मान लिया ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, यहां से आपने जो डायमेंशन है एक साइड एरो दिखाएंगे, यहां तक ये पार्ट की जो लंबाई है वो है 20। आगे जो पार्ट है हम दूसरी साइड एरो नहीं बनाते, जो आगे लिख दिया हमने 25, तो ये 25 है, यहां से 25 नहीं है, पूरी यहां से 25 है। इसी प्रकार 40 भी यहाँ रेफरेंस पॉइंट से 40 है, ना कितना पार्ट 40 है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ऐसे लिखते हैं और एक साइड एरो बनाते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव अरेंजमेंट। तो सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, चेन डायमेंशनिंग का भी, पैरेलल का भी, कंबाइंड का भी, प्रोग्रेसिव का भी। डायग्राम देके भी पूछ सकता है या इसके फीचर बता के आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमेंशनिंग की कौन सी विधि को डेटम डायमेंशनिंग भी कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है पैरेलल डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। तो अभी हमने जब इनके डायग्राम देख रहे थे तो हमने देखा था जो पैरेलल डायमेंशनिंग है उसको हम डेटम डायमेंशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक डेटम लाइन से खींची जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनिंग में रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? अगर हमें सर्कल का रेडियस बताना है और सर्कल का रेडियस 40 है और आपको डायमेंशनिंग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऑप्शन आपके पास है 40 स्मॉल r, 40 कैपिटल R, r इक्वल टू 40, r 40। तो रेडियस लिखने का जो सही तरीका है वो है डी, r 40। अगर किसी सर्कल का रेडियस 40 mm है तो हम ऐसे लिखेंगे r 40, जिससे पता लग जाएगा उस सर्कल का रेडियस 40 mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनिंग में वृत्त के व्यास यानी कि डायमीटर को दर्शाने की सही विधि कौन सी है? अभी हमने देखा था रेडियस को दर्शाने की, अभी अगर हमें डायमीटर लिखना है तो कैसे दिखाएंगे? ऑप्शन आपके पास है 55, 550, 50 डाया या R25। तो डायमीटर लिखने का सही तरीका डायमेंशनिंग में होता है, हम पहले लिखते हैं 5, फिर उसका लिखते हैं साइज, यानी अगर 50 mm है तो ऐसे लिखेंगे 550। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस और डायमीटर लिखने का कई बार पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे रेडियस लिखा जाता है, कैसे व्यास लिखा जाता है डायमेंशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनिंग में 518 गुणा 40 का अर्थ क्या है? कई बार आप डायमेंशनिंग में देखते हैं या डायग्राम में देखते हैं तो ऐसे लिखा मिलता है 518 गुणा 40 या कोई और साइज लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है
18 मिलीमीटर रेडियस के सुराग की गहराई 40 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर व्यास के सुराग की गहराई 40 मिलीमीटर है, या 40 मिलीमीटर रेडियस के सुराग की गहराई 18 मिलीमीटर है, या 40 मिलीमीटर व्यास के सुराग की गहराई 18 मिलीमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी। जो ये लिखा गया 518 गुणा 40, इसका मतलब है कि 18 मिलीमीटर व्यास के सुराग की गहराई 40 मिलीमीटर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायमेंशनिंग से रिलेटेड। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपका क्विज टाइम है। 2 क्वेश्चन क्विज के पूछे जाएंगे, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी गोले, गोला मतलब स्फीयर के व्यास को दर्शाने की सही विधि क्या है। हमने सर्कल के व्यास को दर्शाने की विधि करी थी, अब आपको बतानी है स्फीयर के बारे में। स्फीयर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन का आपके पास है 55S, 5S50, 550S, S550। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज का, एरो हेड की लंबाई कितनी होती है। एरो हेड की लंबाई, जो आप डायमेंशन लाइन के दोनों साइड में एरो हेड होते हैं, ये जो एरो हेड है इसको मैं अलग से ही बना देता हूं। ये एरो हेड है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरो हेड की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है मोटाई की 2 गुनी, मोटाई की 4 गुना, मोटाई के बराबर, या मोटाई के 3 गुना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये रेशो में पूछा जाता है और कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को डायमेंशनिंग यानी कि विमांकन का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।